Good morning, everyone. Now we are going to discuss the further topics of zoology, and we are going to begin with the same unit जो आप already पढ़ रहे हो. The unit is human physiology. तो देखो, अब हम इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात यूनिट की कर लेते हैं. लॉजी मतलब हम जानते हैं स्टडी. फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. जब हम किसी भी एनिमल के, प्लांट के, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं. और हमारे यूनिट का नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. तो इसमें, इस पूरे यूनिट में हमारा मेन फोकस रहता है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, लेकिन आपके 11th के सिलेबस में एनिमल किंगडम भी आता है. तो हम हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट एनिमल से, बाकी एनिमल से, अदर दैन ह्यूमंस, उनसे भी रिलेट करते चलेंगे. ठीक. तो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो ये है चैप्टर का नाम. तो देखो, पहले थोड़ा सा बात हम चैप्टर का समझते हैं. चैप्टर में आ रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन का मतलब क्या है? हमने कुछ भी खाया, चाहे हमने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया, चाहे हमने घर में चपाती खाई, कोई भी फूड आइटम हमारे लिए कॉम्प्लेक्स फूड होता है. कॉम्प्लेक्स मतलब वो लार्ज इनसॉल्यूबल फूड है, साइज़ में बड़ा है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है और ऐसा है जो खून में घुल नहीं सकता. तो हमें उसको तोड़ करके, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन करके, उसको ऐसे फॉर्म में लाना है कि हम उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर सकें. सो डाइजेशन इज breakdown of complex food into simplest absorbable form. It is the breakdown of complex food. ऐसा नेचर का खाना जो कि हम सीधा ब्लड में नहीं ले सकते थे, उसको तोड़कर हम ऐसे फॉर्म में ले आए हैं जो सीधा एब्जॉर्ब किया जा सकता है. मतलब आप साथ साथ एब्जॉर्प्शन का मतलब भी जान गए हो. एब्जॉर्प्शन मीन्स टेकिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और it is breakdown of large insoluble food molecules into small soluble form. बात एक ही है, बस हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं. इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सोल्यूबल फॉर्म्स. ये हुई दो डेफिनेशन डाइजेशन की. तो आप इतना जान गए कि खाने को तोड़ना पड़ेगा, तभी वो खून में एब्जॉर्ब होगा और तभी बॉडी के हर एक कोने तक पहुंचेगा
जिससे हम फिर जाकर खाने से एनर्जी लेंगे। अब इसके मेरे को और रिफाइन करना है कि मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा और पर्टिकुलर बनाना चाहती हूँ। तो देखो, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ। It is a hydrolytic process। देखो, इसमें ना अपने काम की सब बात आ गई। लिटिक मतलब ब्रेकडाउन है और हाइड्रोलिटिक मतलब ये ब्रेकडाउन बिना पानी के प्रेजेंस के नहीं हो सकता। सो दिस ब्रेकडाउन रिक्वायर्स वाटर एज अ नेसेसिटी। So digestion is a hydrolytic process, breakdown of food in presence of water. So since it is a hydrolytic process, so enzymes involved are called hydrolases। एज का मतलब होता है एंजाइम, हाइड्रोलेज मतलब ऐसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो इट इज़ अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व आर हाइड्रोलेसेस। अब आप बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर सब एंजाइम्स को जितने भी अभी नोन हैं हम स्टडी करते हैं, उन सबको टोटल 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। सो दीज हाइड्रोलेजेस बिलोंग टू क्लास 3 ऑफ एंजाइम्स। सो हाइड्रोलेजेस बिलोंग टू क्लास 3 ऑफ एंजाइम। तो अब इसके बाद आपको फर्दर ध्यान रखना है, हम जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ेंगे वो सब के सब हाइड्रोलेज हैं, मतलब वो अपना ब्रेक डाउन का काम तभी करेंगे जब उनको पानी अवेलेबल होगा। बिना पानी के ये एंजाइम्स अपना एक्शन शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अब हमें चैप्टर का बेसिक नेचर समझ आ गया, हमें पढ़ना क्या है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। नंबर 1 है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सीधे सीधे हम हर बात को ना नाम से याद रखेंगे। इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के विद इन डाइजेशन होगा। एनिमल किंगडम आपने किसी 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें आपको एटलीस्ट फाइलम्स के नाम तो पक्का याद होंगे। याद करो, सबसे पुराना वाला फाइलम जो है एनिमल किंगडम में, जो सबसे पहले आया था एवोल्यूशन में, वो था फाइलम पोरीफेरा, जिनको हम इन जनरल स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो जो स्पॉन्ज है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। अब इसके अंदर मान लो ये बहुत से तरीके के सेल्स हैं, तो इसका खाना जैसे ही यहाँ पर मान लो फूड पहुँच गया, तो जो भी इसका फूड आइटम होगा वो ऐसे नहीं कि विद इन दिस स्पेस या कैविटी में डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो ये फूड पहले किसी एक स्पेशल सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाकर के उसका डाइजेशन हुआ, जो भी ब्रेक डाउन होना था। सो सिंस डाइजेशन इज अकरिंग विद इन द सेल, सो इट इज़ कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। एग्जाम्पल है
फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा को इन जनरल स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो विद इन सेल खाना डाइजेस्ट हो रहा है। अब दूसरे वाला तो आप खुद ही समझ गए होंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। मतलब अब जो डाइजेशन है वो सेल्स के बाहर होगा या सेल्स के बीच में होगा। देखते हैं कैसे। तो देखो, मान लो ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी कैविटी है। उसके बॉडी कैविटी में ये कहीं मुझे डाइजेस्टिव ट्यूब दिख रही है। सिंपल सा, हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अभी नहीं देख रहे। अब इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब में ये सब सेल्स हैं। खाना ट्यूब में आया, फूड किसी सेल के अंदर नहीं गया। इन सेल्स ने अपने अपने एंजाइम्स बाहर डाल दिए और खाना इसी स्पेस में डाइजेस्ट हुआ। तो अब मैं दोनों तरह से बोल सकती हूँ इसे कि खाना, दिस फूड इज आइदर डाइजेस्टेड आउटसाइड सेल या सेल्स के बीच में डाइजेस्ट हो रहा है। सो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इज when the food is digested within the cell of body. एग्जाम्पल बस एक ही था, फाइलम पोरीफेरा। एक्स्ट्रा सेल्युलर या इंटरसेल्युलर डाइजेशन मीन्स food is digested outside the cell or in between the cells within some cavity. फिर रिपीट कर रही हूँ, डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल और इन बिटवीन द सेल्स विद इन सम कैविटी। एग्जाम्पल है फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस टिल कॉर्डेटा। आपको एक बार थोड़ा सा फाइलम का नाम याद करवा देती हूँ। सबसे पहले पोरीफेरा था, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, नेमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और फिर आखिरी में कॉर्डेटा आता है। तो देखो, प्लैटीहेलमिन्थिस से शुरू करके आगे जितना एनिमल किंगडम है कॉर्डेटा तक, सब के सब कैसा डाइजेशन शो करते हैं? एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन याद करना है, और जब भी एक्सेप्शन आ जाता है तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा एंड इन दुगेशिया, ये दोनों तो फाइलम है। पूरा फाइलम सीलेंट्रेटा, पूरा फाइलम टीनोफोरा और फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस का एक मेंबर है, एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है दुगेशिया। साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन किया है और उसका कॉमन नेम है प्लानेरिया। तो बाकी पूरा प्लैटीहेलमिन्थिस एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन करता है। इस फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस का एक एक्सेप्शन है दुगेशिया। इन तीनों में क्या एक्सेप्शन बात है?
show first extracellular and then intracellular digestion. तो मैं रिपीट कर रही हूँ, exceptionally in phylum Coelenterata, in phylum Ctenophora and in Dugetia, that is member of phylum Platyhelminthes, there is first extracellular digestion and then intracellular digestion. पहले ये सेल्स के बाहर रखकर खाने को डाइजेस्ट करते हैं और जो डाइजेशन छूट जाता है, नहीं हो पाता सेल के बाहर, फिर वो सेल के अंदर लेके उसे कंप्लीट करते हैं। बाकी पॉरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर है और रिमेनिंग प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेके जहाँ तक कॉर्डेटा जा रहा है, सब में सिर्फ एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो हम टाइप्स ऑफ डाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 2 टाइप पढ़ लिए, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 है मैकेनिकल डाइजेशन। डाइजेशन बाय मैकेनिकल मीन्स मतलब किसी फिजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? हम खाने को च्यू करें, चबाएं, क्रश करें, बिल्कुल उसका क्रशिंग कर दें फाइन पार्टिकल्स में, ग्राइंडिंग करें। अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दिस डाइजेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स ज़रूरी क्यों है? जब तक हम खाने को चबा के, क्रश करके बड़े से खाने के छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, तब तक नहीं बढ़ेगा सरफेस एरिया। जब एक बड़ी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बेटर होता है तो ही एंजाइम्स का एक्शन अच्छा होने लगता है। तो क्या ध्यान रखना है? डाइजेशन बाय मैकेनिकल मीन्स, digestion by mechanical means like chewing, crushing, grinding, etc. Digestion by mechanical means like chewing, crushing, grinding, etc. helps in increasing the surface area of food, helps in increasing the surface area of food by breakdown of large food into smaller particles. उसके बाद more is the surface area of food, more is the surface area of food, better is the action of enzymes. तो मैं रिपीट कर रही हूँ, मैकेनिकल डाइजेशन करने से बड़ा साइज का खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गया, उससे बढ़ गया खाने का सरफेस एरिया, एंड मोर इज़ द सरफेस एरिया, बेटर इज़ द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो मैकेनिकल डाइजेशन का सबसे आसान एग्जाम्पल तो हम ही हैं। चूइंग ऑफ फूड बाय ह्यूमन टीथ। हम क्रशिंग नहीं कर रहे, हम खाने को दांतों के बीच में दबाकर एकदम ऐसे क्रश नहीं करते, हम हल्का हल्का चबाते हैं, तो इंसान के दांत चूइंग करते हैं। ऐसे ही आप लोग आगे
अर्थवर्म और कॉकरोच पढ़ोगे। अर्थवर्म और कॉकरोच में एक स्पेशल चीज़ पढ़ाएंगे आपको आगे, जिसे गिजार्ड कहते हैं। गिजार्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि वो खाने को फंसा के एकदम क्रश करने वाला है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? क्रशिंग ऑफ फूड बाय gizzard lining in earthworm and cockroach। तो earthworm और cockroach के अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गिजार्ड की लाइनिंग कुछ इस तरह से है कि वो खाने को चबाती नहीं है बल्कि क्रश कर देती है। तो ये कुछ तरीके हुए मैकेनिकल डाइजेशन के। अब एक लास्ट टाइप है एंजाइमेटिक या बायोकेमिकल डाइजेशन। तो देखो, हमने मैकेनिकल डाइजेशन पहले पढ़ा ही क्यों? क्योंकि हमने कहा ना, पहले हम खाने का सरफेस एरिया बढ़ा दें तो एंजाइम एक्शन बढ़िया से होगा। तो अब आ गया एंजाइम एक्शन। अब अलग अलग एंजाइम्स की हेल्प से हम खाने का ब्रेक डाउन करेंगे, उसे एंजाइमेटिक या बायोकेमिकल एक्शन कहेंगे। केमिकल रिएक्शंस ही हैं, लेकिन जब एक लिविंग बॉडी में हो तो उसे बायोकेमिकल एक्शन कह देते हैं। सो इट इज़ द डाइजेशन of food. It is the digestion of food with help of different digestive enzymes. With help of different digestive enzymes. तो ये हमने 4 टाइप्स पढ़े डाइजेशन के। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम देख रहे हैं कि जो खाना ले जाने वाला रास्ता है, ट्रैक्ट मतलब रास्ता, वो रास्ता कितने तरीके का हो सकता है। तो देखो, इसके बस 2 ही टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पहले इनकम्प्लीट पढ़ते हैं। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग है जो इनलेट का काम कर रही है और आउटलेट का भी काम कर रही है। यहाँ पर 2 सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं हैं। सो incomplete digestive tract is the one where single opening used as inlet plus outlet। मान लेते हैं यहाँ से खाना एंटर हुआ, अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन कुछ खाना ऐसा था जो यूज़फुल नहीं था, अनडाइजेस्टेड रह गया या काम का नहीं था। उस वेस्ट को बाहर निकालना है और वो वेस्ट भी फाइनली यहीं से बाहर गया। तो यहाँ पर सेपरेट खाने की एंट्री और फीसेस मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट है,
उसे बाहर निकालने के लिए दो अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस में है? इट इज़ फाउंड इन फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। अब इसमें एग्जाम्पल देखना मैं क्या क्या लिख रही हूँ। ये एग्जाम्पल्स अभी सब इनकम्प्लीट के चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल है इसका फेशियोला हेपेटिका, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन, कॉमन नेम है इसका लिवर फ्लूक। एटलीस्ट नाम कुछ लोगों ने सुना होगा इसका। तो देखो, फेशियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक बिलोंग करता है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस को। आगे जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, तब बताएंगे कि हर फाइलम के फर्दर कुछ क्लासेस हैं। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा आइडिया अभी से लेना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें ग्रेजुअली चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। सो इन दिस केस ऑफ फेशियोला हेपेटिका बिलोंग्स टू class Trematoda. Of phylum Platyhelminthes. तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस के पहले मेंबर में है, जिसका नाम है फेशियोला हेपेटिका या कॉमन नेम है लिवर फ्लूक। दूसरा एग्जाम्पल, दुगेशिया या प्लानेरिया। ये भी याद करो, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस का ही मेंबर था। लेकिन अब इसके लिए देखो मैं क्या लिख रही हूँ, बिलोंग्स टू क्लास टर्बिलेरिया ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। तो आज आपको फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस की दो क्लासेस के बारे में तो पता चल गया। सो incomplete digestive tract is found in Fasciola hepatica, that is liver fluke, and Dugetia, that is planaria. Both are members of phylum Platyhelminthes, but Fasciola belongs to class Trematoda, Dugetia belongs to class Turbillaria. Both belong to phylum Platyhelminthes. ये हमने एग्जाम्पल्स याद किए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। अब अगला देखते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो है जिसमें दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं। कंपैरिजन करके देखो, मैंने इनकम्प्लीट वाले में सिर्फ ऊपर ओपनिंग दिखाई थी, इस बार मैंने दो अलग अलग ओपनिंग्स दिखाई हैं। इसमें एक ओपनिंग इनलेट है और दूसरा आउटलेट है। इनलेट को हम मोस्टली माउथ कहते हैं। तो माउथ या इनलेट वो ओपनिंग है जहाँ से खाने को इनटेक किया जाएगा, और आउटलेट वो होगा जहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर किया जाएगा। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस से अगला यानी कि फाइलम नीमैटोडा से लेकर के आगे पूरे एनिमल किंगडम में है, यानी कि कॉर्डेटा तक। सो this is found in phylum Nematoda
या सीधा लिखते हैं फ्रॉम फाइलम नीमाटोडा, फ्रॉम फाइलम नीमाटोडा टिल फाइलम कॉर्डेटा। थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस याद करते जाना। सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा था, फिर सीलेंट्रेटा आया, टीनोफोरा आया, प्लैटीहेलमिन्थिस आया, अब उससे अगला फाइलम क्या है, निमैटोडा। तो फ्रॉम फाइलम निमैटोडा टिल फाइलम कॉर्डेटा देयर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब एक छोटी सी बात यहाँ और याद करेंगे, ये जो आउटलेट है, अगर इससे सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आ रहा है, उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को फीसिस कहते हैं। तो अगर इस आउटलेट से सिर्फ फीसिस आ रहा है, देन इट इज नेम्ड एज एनस। सो इनलेट को तो हमने माउथ कह दिया, लेकिन हमने कहा आउटलेट से अगर सिर्फ फीसिस बाहर आ रहा है तो इट इज़ नेम्ड एज एनस। लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड वेस्ट तो यहाँ से आ ही रहा था, लेकिन साथ साथ फीसिस के कुछ और भी, देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो कमिंग आउट, जैसे कि फीसिस प्लस यूरिन या फीसिस प्लस गैमीट्स, मेल फीमेल कोई भी गैमीट्स हो सकते हैं, और फीसिस प्लस गैमीट्स प्लस यूरिन। तो या तो किसी के अंदर, अभी हम वो डिटेल नहीं जा रहे किसके अंदर क्या, अभी सिर्फ क्या फीसिस के साथ यूरिन आ रहा है, या फीसिस के साथ गैमीट्स आ रहे हैं, या फीसिस के साथ गैमीट यूरिन सब आ रहा है। तो अगर फीसिस प्लस समथिंग आ रहा है, देन इट इज नेम्ड एज क्लोएका। इसका नाम है क्लोएका। तो याद रखना है, इफ आउटलेट हैज ओनली फीकल मैटर, ओनली feces, then named as anus. If it has feces plus something, then named as cloaca. इसका नाम क्या है, क्लोएका। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात न्यूट्रिशन की भी करते हैं। जब चैप्टर में खाना ही खाना है, डाइजेशन ही करना है खाने का, तो फिर पहले थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में भी जान लेते हैं, कुछ जनरल बातें। तो देखो, न्यूट्रिशन वो सारे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, हमारे बॉडी में हर वक्त वियर एंड टीयर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सेल्स मर नहीं रहे, नए सेल्स बन नहीं रहे, सेल्स को इंजरी नहीं हो रही है, सब चलता रहता है। सो न्यूट्रिशन इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल of all the processes, sum total of all the processes by which we obtain substances required for growth, maintenance,
रिपेयर, एनर्जी, एसेट्रा। सो वो सब प्रोसेस जिससे हमारे बॉडी मेंटेन रहेगी, अगर बच्चा छोटा है तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, अगर एडल्ट है तो वो सब चीज़ें मेंटेन रहें, जो रिपेयर चाहिए वो होता रहे और बॉडी में एनर्जी क्रिएटेड रहे, उन सब प्रोसेसेस के टोटल को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मुझे नहीं लगता कि ये मेरे मुंह से सुनना पड़ेगा, ये तो आपको आता ही है। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो सेल्फ फीडर्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पे डिपेंडेंट हैं जैसे कि हम, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक तो हमारा यहाँ पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हम तो एनिमल हैं, हम खुद खाना बनाएंगे नहीं। बट फिर भी याद करो, स्कूल में हम पढ़ते थे कि ऑटोट्रॉफ्स या तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सनलाइट से एनर्जी लेते हैं या कुछ केमिकल्स से लेते हैं। तो वो तो कहानी ऑटोट्रॉफ्स की है, हमें तो यहाँ मेन फोकस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे करना है। तो अब इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा। तो देखो, कुछ तो बेसिक टर्म्स जो आपने सुनी होंगी, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, फोलीवोर्स, फ्रूगीवोर्स। तो देखो, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं वो कौन है? हर्बीवोर। जो सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, वो कार्निवोर। जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं वो ओमनिवोर। ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें थी। जो सिर्फ लीव्स ऑफ प्लांट खाते हैं वो हैं फोलीवोर्स, जैसे कि शीप है, गोट है, वो लीफ ईटर्स होते हैं। जो प्लांट्स में सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं उन फ्रूट ईटर्स को हम फ्रूगीवोर्स कहते हैं, जैसे कि पैरट। जो पैरट है वो फ्रूट ईटर है, फ्रूगीवोर है। अब यहाँ पर एक है कैटेगरी पैरासाइट की, सैप्रोट्रॉफ्स, डेट्रीवोर, डीकम्पोजर्स। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब ये थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो मैं ये वाला पार्ट अभी रब कर रही हूँ, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलो, तो अब सबसे पहले सुनो पैरासाइट। पैरासाइट किन्हीं भी 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक का फ़ायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा। वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ हार्म्ड। एक ख़ास बात याद रखनी है, ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म होंगे दे कैन नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। मतलब इंसान पैरासाइट नहीं हो सकते। जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि मदर की बॉडी में फीटस ग्रो करता है और वो मदर की बॉडी से सारा खाना लेता है, ऑक्सीजन लेता है, सब कुछ एक्सचेंज करता है। तो क्या फीटस मदर का पैरासाइट हो गया? तो आप कहोगे
लग तो ऐसा ही रहा है कि वो मदर से सब कुछ कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जब दोनों स्पीशीज सेम हैं तो वो पैरासाइट नहीं हो सकता। सो पैरासाइट में लिखोगे इट इज़ relationship between two organisms belonging to different species. Relationship between two organisms belonging to different species in which one is benefited, एक का फ़ायदा है, and other is harmed. तो ये हो गया पैरासिटिक रिलेशनशिप। अब इसके अंदर अगर तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी पर, मान लो कि ह्यूमन बॉडी होस्ट है और कोई पैरासाइट हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे चिपका हुआ है, तो उसे एक्टोपैरासाइट कहेंगे। और अगर कोई पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर जा कर के न्यूट्रिशन ले रहा है हमसे, तो हम उसे एंडोपैरासाइट कहेंगे। मतलब इस पैरासाइट के दो कैटेगरी हो गए, एक है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट। पहले लिखो एक्टोपैरासाइट में, दीज पैरासाइट आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब जिससे वो न्यूट्रिशन लेने वाले हैं। सो दीज पैरासाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट। एग्जाम्पल, हमारे सर में जुएँ हो जाती हैं, लाइस लाउस कुछ भी बोलो, ये हमारे स्कैल्प पे चिपक के यहाँ से खून चूसती हैं, तो ये हो गई ना एक्टोपैरासाइट। तो इसका एग्जाम्पल हेड लाउस। और दूसरा एक सुना है कि जानवरों के शरीर पर लीच चिपक जाते हैं, वो लीच चिपक कर उधर से ब्लड सक करते रहते हैं जानवरों की बॉडी से, वो भी तो बाहर ही रहा, और बाहर रहा तो एक्टोपैरासाइट है। तो लीच साइंटिफिक नेम नहीं है ये, लीच और हेड लाउस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट। अब दूसरा वैरायटी है एंडोपैरासाइट। इसमें लिखेंगे दीज पैरासाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ होस्ट या इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, हम कुछ याद करते हैं। एक है एग्जाम्पल नंबर 1, फेशियोला हेपाटिका, जो मैंने अभी भी बताया था, लिवर फ्लूक। दूसरा एक एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, टेपवॉर्म। इसी का थर्ड एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जिससे हमें मलेरिया वाली बीमारी होती है। तो ये सब चीज़ें अभी डिटेल में आगे आएंगी, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फेशियोला हेपाटिका, टीनिया सोलियम, प्लाज्मोडियम, ये सब पैरासाइट हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडोपैरासाइट्स। और एक खास बात याद रखनी है, ज़्यादातर एंडोपैरासाइट, होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट, एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मतलब उन्हें ज़िंदा रहने के लिए अपने ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, उनका रेस्पायरेशन एनारोबिक रहता है। एनारोबिक को एनऑक्सीबायोटिक भी कहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ ब्लड पैरासाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, वो एक्सेप्शन है।
तो नीचे एक लाइन लिखोगे स्टार लगा करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्टली आर एनारोबिक। एनारोबिक को एनऑक्सी बायोटिक भी कहते हैं। मोस्टली आर एनारोबिक या एनऑक्सी बायोटिक एक्सेप्ट few blood parasites like plasmodium. So mostly are anaerobic या anoxybiotic except few blood parasites like plasmodium. तो ये सारी डिटेल हुई पैरासाइट की। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पैरासाइट के बाद नेक्स्ट लिखा है मैंने सैप्रोट्रॉफ्स। अब सैप्रोट्रॉफ्स को समझो क्या है। सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खाने के ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल देते हैं। ये खाना भी बॉडी के बाहर ही है। जैसे ही अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ डाले, खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया और लिक्विड सा बन गया, जिसे हम सैप कहते हैं। पूरा नहीं डाइजेस्ट हुआ, लेकिन डाइजेशन शुरू तो हो गई ना। अब वो क्या करेंगे, अपना बॉडी सरफेस यहाँ चिपका देंगे और बॉडी सरफेस से खाने को उठा लेंगे। जब कोई एनिमल बॉडी सरफेस से खाने को एब्जॉर्ब करता है, उस प्रॉपर्टी को ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। क्या नाम है? ऑस्मोट्रॉफी। तो सैप्रोट्रॉफ वो हुए जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, कूड़ा कचरा खाना जो पड़ा है ऐसे ही। लेकिन खासियत क्या है इनकी, ये पहले खाने पर बाहर ही एंजाइम डाल देंगे, उस पार्शली डाइजेस्टेड लिक्विड को अपने सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेंगे। और क्योंकि डाइजेशन बॉडी से बाहर शुरू हो गया, इसे एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर डाइजेशन शुरू हो गया है। तो देखो, अब मैं सैप्रोट्रॉफ के बारे में लिख रही हूँ। सैप्रोट्रॉफ they release enzymes over food outside body. This digested liquefied food या इसे कहते हैं सैप, they release enzymes over food outside body, and this digested liquefied food sap is now absorbed into body via body सरफेस। तो खाने को पहले सैप बना लिया और फिर उससे चिपक करके सीधा बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लिया। सो दिस टाइप ऑफ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन fungus, some bacteria, etc. दूसरी बात, since digestion of food begins outside the body of begins
outside the body of organism. So this is called extra organismic digestion. इसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक डाइजेशन. दूसरी बात, दिस absorptive method, this absorptive method of nutrition via body surface is called ऑस्मोट्रॉफी. तो यहाँ पर कई सारी बातें पता चल गई. अगर डाइजेशन बॉडी से बाहर शुरू होता है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक डाइजेशन कहते हैं. सैप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जितने रिलीज़ करने थे उनके, जितना चाहते थे वो पहले रिलीज़ कर देते हैं खाने पर. फिर खाना सैप बन जाता है तो उसको सीधा बॉडी सरफेस से अटैच होकर सीधा ही इस तरह से ले लेते हैं. और जब एब्जॉर्प्शन करके बॉडी सरफेस से खाना खाया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं. एग्जाम्पल हैं कुछ बैक्टीरिया और फंगस. अब सैप्रोट्रॉफ के साथ साथ डेट्रीवोर और डीकम्पोजर्स देखते हैं. देखो, डेट्रीवोर भी सैप्रोट्रॉफ के जैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ही फीड करते हैं, लेकिन वो पहले अंदर लेते हैं खाना और फिर डाइजेशन शुरू करते हैं. सो डेट्रीवोर्स ऑल्सो फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर, बट दे शो इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक डाइजेशन. इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक डाइजेशन, इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म. एनिमल किंगडम का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अर्थवॉर्म इज अ डेट्रीवोर विच फीड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर, पर्टिकुलरली ह्यूमस कहते हैं हम, जो मिट सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस क्रिएट हो जाता है, उस पर फीड करता है. और ये पूरा खाना लेने के बाद बॉडी के अंदर ही डाइजेशन करता है, मतलब इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक डाइजेशन. अब है लास्ट डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं मिट्टी में, बहुत सारे होते हैं, वो बैठे बैठे मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में बदलते रहते हैं. इससे मिनरल्स की रिसाइकलिंग होती है. सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब रिसाइकिल होते हैं. सो डीकम्पोजर्स में लिख दो, डीकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक टू inorganic matter. Convert organic to inorganic matter. So they help in mineral recycling. Example हैं some bacteria. चलो अब एक और नोट लिखेंगे नीचे. टीनिया सोलियम, tapeworm, belongs to class
सिस्टोडा ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस की याद करो, एक क्लास थी टर्बिलेरिया, दूसरा था ट्रिमेटोडा, अब तीसरा ये है सिस्टोडा। सो ये एक टीनियासोलियम मेंबर है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस का, और ये हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है, मतलब हम इसके होस्ट हैं। सो मैंने अभी आपको एंडोपैरासाइट्स में लिखाया था ना, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो देखो, इस पैरासाइट को पता चला कि भाई मैं तो ह्यूमन की बॉडी में जाऊंगा, उसके इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड खाना होगा वो मुझे मिल जाएगा, मैं बस उसको उठा लूँगा, मुझे कौन सा खुद खाना खाकर डाइजेशन करना है। सो इसके पास अपना खुद का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता, इट लैक्स ओन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और क्योंकि इसके पास अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है तो माउथ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन की दीवार से चिपक जाएगा और बॉडी सरफेस से सीधा खाना एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इट इज़ ऑल्सो शोइंग एब्जॉर्प्टिव मेथड ऑफ न्यूट्रिशन वाया बॉडी सरफेस, दैट इज ऑस्मोट्रॉफी। तो क्योंकि मैंने आपको टर्म ऑस्मोट्रॉफी से इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए मैं अभी आपको साथ साथ बता रही हूँ ऑस्मोट्रॉफी का एक और एग्जाम्पल, दैट इज़ टेपवर्म। तो टेपवर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन के वॉल से अटैच होकर सीधा एब्जॉर्प्टिव मेथड से खाना ले लेता है हमसे, होस्ट से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोट्रॉफी। सो इस क्लास में इतना ही। अभी हम इस चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करके फिर हम अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।